नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है समुद्र का शैतान। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। राजनगर के 60 किलोमीटर लंबे तट से लगे समुद्र पर कई स्थानों पर तो मनोरम बीच बनी हुई है और कई स्थान ऐसा आभास देते हैं कि मानो वहाँ पर कभी आदमी के पैर ही नहीं पड़े हैं। इन सुनसान तटों पर अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ अकेलापन, और जवान जोड़े अक्सर इस अकेलेपन की तलाश में सुनसान तटों को आबाद करते हैं। ब्यूटीफुल, देख लिया ना पवन, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे हनीमून की सबसे खूबसूरत जगह यही होगी। वाकई रीता डार्लिंग, लेकिन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं। अच्छा अच्छा, अब खामा खा की चापलूसी मत करो। जल्दी जल्दी कपड़े बदलो। नहाना है या नहीं? हम लोगों को जल्दी घर भी पहुंचना है। ये चांद, ये सागर और तुम, जल्दी किस गधे को है? सच कहा, गधों को जल्दी नहीं होती। आहा, रात के वक्त समुद्र में नहाने का मज़ा बयान नहीं किया जा सकता। अब जल्दी नहीं है, क्यों होगी? अब मज़ा जो आ रहा है। और तभी रीता रीता गड़प। पवन को समझते देर नहीं लगी कि रीता को किसी समुद्री जानवर ने पानी के नीचे घसीट लिया है। पानी की सतह समुद्री झाग और बुलबुलों से भर गई। फिर बुलबुलें भी फूटने लगे और भयभीत पवन की आंखों के सामने सतह पर कुछ उभरने लगा। वो कुछ था रीता की लाश। पवन ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज़ गायब हो चुकी थी। और तभी एक और वस्तु सतह पर उभरी। उसको देखकर पवन का दिमाग आतंक से भर गया। वो सब कुछ भूलकर किनारे की ओर लपका, लेकिन डर से उसके पैर मानो भारी हो गए थे। उससे ठीक से भागा नहीं जा रहा था। उसके पीछे लगी भयावह और विशालकाय आकृति क्रमशः पास आती जा रही थी। अब शायद पवन की जिंदगी के क्षण भी खत्म हो चुके थे। चट्टानों के पीछे से एक खून जमा देने वाली चीख उभरी और धीरे धीरे उस चीख की प्रतिध्वनि भी हवा में घुल गई। अब सिर्फ पानी में किसी के तैरने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। छप छप, और वो भी क्रमशः तट से दूर होती जा रही थी। अगले दिन सुबह उन सुनसान तट पर लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस को ना तो इसकी हत्या का कारण पता चल रहा है ध्रुव, और ना ही कातिल के बारे में कोई सबूत मिल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि लाशों को यहाँ से हटाने से पहले तुमको भी घटनास्थल का मुआयना करा दिया जाए। शायद तुम ही ऐसा कोई सूत्र ढूंढ निकालो जो इस दर्दनाक केस को सुलझा सके। ध्रुव की तेज नजरें चारों ओर घूम रही थी और उसका चेहरा गंभीर होता जा रहा था। इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि हत्यारा कोई ऐसा भयानक समुद्री जीव लगता है जो पैरों पर खड़ा हो सकता है और जिसमें आश्चर्यजनक ताकत है। क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखिए सर, इस युवती की मौत जाहिर है पानी में डूबकर हुई है, लेकिन इसके दाएं पैर पर खरोंचों के निशान बताते हैं कि पानी के नीचे से किसी समुद्री जानवर ने इसको पैरों से पकड़कर पानी में नीचे घसीटा था। चलो, तुम कहते हो तो मान लेते हैं, लेकिन भयानक और पैर, वो समुद्री जीव भयानक अवश्य रहा होगा, क्योंकि उसको देखकर इस युवक ने डर कर भागने की कोशिश की। अब रेत पर पैरों के निशान को देखिए। युवक के पैरों के साथ साथ चप्पू जैसे पंजों के निशान भी हैं, यानी उस जीव ने इसका पीछा अपने पैरों पर चलकर ही किया। अब आगे देखिए, युवक की लाश के पास युवक के पैरों के निशान गायब हैं और पंजों के निशान और गहरे हो गए हैं। इतना तो मैं भी देख रहा हूँ, पर इससे क्या? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि उस समुद्री जीव ने इस युवक को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया, जिससे युवक का दम घुट गया। इससे ये भी जाहिर होता है कि उस जीव में आश्चर्यजनक ताकत रही होगी। सबूत तो तुम्हारी कहानी में फिट बैठते हैं ध्रुव, लेकिन तुम्हारी भयानक समुद्री जीव वाली थ्योरी मेरे गले में नहीं उतरती। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऐसा कोई समुद्री जीव होता ही नहीं है। मेरे ख्याल से इनकी हत्या के पीछे कुछ और राज है
और मैं उसका पर्दाफाश करके ही रहूँगा। ध्रुव ने इस वक्त चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसको अपनी बात साबित करने के लिए कुछ और सबूतों की ज़रूरत थी। और उसी शाम उस मनहूस तट से कुछ ही किलोमीटर दूर मछुआरों की बस्ती में, सच है साहिब, 16.25 आना सच। रह तो हम यहाँ पर 10 साल से रहे हैं, लेकिन ऐसा जानवर हमने पिछले 3 सालों में 2 बार देखा है। हमरे 3 मछुआरों को मार चुका है ससुरा। तो तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करी? का फ़ायदा है बाबू, वो पताल लोग का प्राणी है। हमारी पुलिस उसे छू भी नहीं सकती। यही बात तो हम प्रोफेसर पाटिल से भी कहे थे साहब। मशहूर समुद्री शास्त्री प्रोफेसर पाटिल? हाँ साहिब, वो रहा उनका बंगला। अब हम जाएं साहिब, बहुत काम पड़ा है। हाँ हाँ जाओ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मशहूर समुद्र शास्त्री प्रोफेसर पीपी पाटिल का बंगला यहाँ पर, इसको कहते हैं किस्मत। अगर इस केस में कोई मेरी मदद कर सकता है तो सिर्फ प्रोफेसर पीपी पाटिल। कुछ ही देर बाद ध्रुव प्रोफेसर पाटिल के बंगले में खड़ा था। प्रोफेसर पाटिल घर पर हैं? आपका नाम सर? मेरा नाम ध्रुव है। इसको देखकर तो कोई इस घर में घुसने की सोचेगा भी नहीं। सर, कोई मिस्टर ध्रुव आपसे मिलना चाहते हैं। कहें तो? गधे कहीं के, तुमने उसको अंदर कैसे आने दिया? तुम जानते हो कि मैं शाम के वक्त सुबह का अखबार पढ़ता हूँ। अपने मिस्टर ध्रुव को उठाकर बाहर फेंक दो। लेकिन ध्रुव जहाँ अपनी मर्जी से आता था, वहाँ से वो अपनी मर्जी से ही वापस जाता था। मुझे खेद है प्रोफेसर साहब कि मुझे आपके घर में आकर आपके नौकर के साथ बदसलूकी करनी पड़ी। मुझे आपसे एक गंभीर समस्या के हल के लिए कुछ सवाल पूछने हैं। अगर आप मेरी मदद कर सकें तो मैं आपका अत्यंत आभारी होऊंगा। मेरा नाम सुपर कमांडो ध्रुव? ऑफ कोर्स। वही मैं सोच रहा था कि मैंने तुमको पहले कहाँ देखा है। अब याद आया कि मैंने तुम्हारी फ़ोटो कई बार अखबारों में देखी है, लेकिन एकदम से सामने देखकर मैं तुमको पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्रशंसक। पर तुम खड़े क्यों हो? और शीघ्र ही प्रोफेसर पाटिल ध्रुव से ऐसे बातें कर रहे थे मानो वे दोनों बरसों पुराने दोस्त हों। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई जीव संभव ही नहीं है। मैंने भी जब इस क्षेत्र में ऐसे समुद्री जीव के बारे में सुना तो मैंने पूरी गहराई से छानबीन की, लेकिन नतीजा शून्य निकला। पर वे पंजों के निशान, वे निशान बड़ी चिड़िया के पंजों के भी हो सकते हैं। ऐसी चिड़िया अक्सर मछलियों की तलाश में समुद्र तट पर आती रहती हैं। और वे हत्याएं किसने की? मेरे ख्याल से उन दोनों ने आत्महत्या की है। खैर, मैं कोई तुम्हारी तरह अपराध विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, पर यह पक्का है कि ऐसे किसी समुद्री जीव का अस्तित्व संभव ही नहीं है। थैंक यू प्रोफेसर, अब मैं चलूँगा। अच्छा, फिर जरूर आना ध्रुव, गुड लक। मछुआरे कहते हैं कि उन्होंने ऐसा प्राणी देखा है, और प्रोफेसर पाटिल के हिसाब से ऐसा प्राणी संभव ही नहीं है। दोनों में से सही कौन है, ये पता लगाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका आजमाने का सही वक्त आज ही है। और उसी रात एक और किशोर जोड़ा उस सुनसान तट पर तन्हाई का आनंद उठाने के लिए मौजूद था, लेकिन उनका मकसद कुछ और था। अपने वाटरप्रूफ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक बार फिर चेक कर दो पीटर। चिंता मत करो रेनू, मैं उनको पहले ही 2 बार चेक कर चुका हूँ। शीघ्र ही मैंने अपने पैर में लगे रडार के सिग्नल चालू कर दिए हैं। अब अगर कोई भी जीव हमारी तरफ बढ़ेगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। मेरी पिस्तौल भी हर आफत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पानी में छटपटाहट की आवाज़ें अनसुनी नहीं गई। रेनू, कोई विशालकाय जीव हमारी तरफ बढ़ रहा है। किनारे की ओर भागने के लिए तैयार रहो। भागो। किनारे पर पहुंचकर पीटर और रेनू क्षण भर को पलटे और उनकी सांसें गले में ही थम गई। एक विशाल एवं खूंखार समुद्री जीव जिसकी भयानकता का वर्णन करना असंभव था, बिजली की तेजी से उन दोनों के पीछे लपका आ रहा था। रेनू और पीटर कमांडो फोर्स के कैडेट थे। भागकर उनको पकड़ पाना समुद्री दैत्य के भी बस के बाहर की बात थी। पीटर और रेनू की आंखों से ओझल होते ही दैत्य भी रुक गया।
उसने गले से गुस्से भरी एक हुंकार निकाली। फिर वो मुड़ा और पलटकर चट्टानों के बीच बनी एक गुफा की तरफ बढ़ने लगा। उसके गुफा में घुसने के साथ ही सुनसान तट पर एक और उगी जंगली झाड़ियां अपने आप हवा में उठने लगी। तो मछुआरे सही कहते थे और प्रोफेसर पाटिल गलत। ऐसा जीव है। मेरे प्लान का पहला भाग तो सफल रहा। रेनू और पीटर को चारे के रूप में इस्तेमाल करके मैं इस समुद्री राक्षस को तट तक तो खींच लाया। अब देखना यह है कि ये असली है या फिर खाल पहने हुए कोई दैत्यकार आदमी। ध्रुव सधे हुए कदमों से गुफा के अंदर घुसा। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कोई आवाज़ तक नहीं आ रही है। लगता है ये दैत्य और अंदर। और इससे पहले कि ध्रुव की आंखें अंधेरे में देखने को अभ्यस्त हो पाती, एक शिकंजा उसके बदन पर आ कस गया। लेकिन ध्रुव के तेज दांतों ने उसको लगभग तुरंत ही आज़ाद करा दिया। गुलाबी खून। ध्रुव ने तुरंत ही पलटकर वार किया, क्योंकि इस वक्त हमला ही सबसे अच्छा बचाव था। दांत काटने से तो एक बात साफ हो गई कि ये असली है, लेकिन इस पर तो मेरे सबसे तगड़े घूंसों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। अगर इस वक्त मैं पल भर के लिए भी चूका तो मेरा भी हाल उस लाश अब बाजी ध्रुव के हाथों से निकल चुकी थी। लेकिन तभी अंधेरे में जैसे आशा की एक किरण जगमगा उठी। हिंसक रूप से ध्रुव को मार रहा दैत्य पल भर के लिए लड़खड़ाया और ध्रुव ने अपना पैंतरा बदल दिया। ये कमजोर पड़ रहा है, यानी पानी से ज़्यादा देर बाहर रहने पर इसकी ताकत क्रमशः खत्म होती जाती है। अपनी बची खुची ताकत समेटकर ध्रुव वापस अपने दुश्मन पर टूट पड़ा। अब मेरी ताकत भी मेरा साथ छोड़ रही है, अगर जल्द ही। लेकिन अब तक समुद्री दैत्य भी समझ गया था कि जितनी देर तक वो यहाँ रुकेगा, उसके पकड़े जाने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। वो पलटकर गुफा के अंदर की तरफ भागा। थकान से हाँफ रहा ध्रुव भी उसके पीछे कमजोर कदमों से लपका। ये बाहर जाने के बजाय अंदर क्यों? लेकिन अंधेरे में लड़खड़ाते कदमों से भागने का जो परिणाम हो सकता है वही हुआ। ध्रुव का सिर एक उभरी चट्टान से टकराया और उसके दिमाग पर धीरे धीरे अंधेरे की चादर छाने लगी। इसी बीच ध्रुव के प्लान में सिर्फ यही एक खराबी थी कि उसने हमसे सचमुच में भाग जाने को कहा था। उसका सोचना एकदम ठीक था पीटर। अगर उस दैत्य को पल भर के लिए भी शक हो जाता तो वो पानी से कभी बाहर ना आता। लेकिन अब 8 मिनट बीत चुके हैं। अब हमको प्लान के मुताबिक वापस उसी जगह पहुंच जाना चाहिए। यू आर राइट, जल्दी आओ। गुफा में जब ध्रुव की आंखें खोली, ध्रुव तुम ठीक तो हो? रेनू, पीटर, लेकिन वो समुद्री दैत्य कहाँ है? पता नहीं। जब हम तुम्हारे पैरों के निशान देखते हुए यहाँ तक आए तो यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। वो अंदर की तरफ भागा था। आओ मेरे साथ। संभल कर आना पीटर, पता नहीं आगे क्या। तभी जमीन एकदम से चिकनी हो गई और ध्रुव नीचे जा गिरा। ओह ध्रुव, हमको टॉर्च लेकर आना चाहिए था पीटर। छप, मुझे क्या पता था कि हमको गुफा के अंदर घुसना पड़ेगा। पर घबराओ मत, मेरे पास माचिस है। मैं ठीक हूँ रेनू, यहाँ पर कोई झील बनी हुई है, इसलिए मेरा पैर किनारे पर जमी काई पर फिसल गया। मैं ऊपर आ रहा हूँ। जब ध्रुव संभल कर ऊपर आया तो उसके हाथ में कुछ था। ये क्या है? मछली? हाँ रेनू, ये एक खास किस्म की मछली है जो सिर्फ इसी सुनसान तट के समुद्र में ही पाई जाती है। वो तो समझी, लेकिन इससे दैत्य का क्या संबंध? इस मछली का इस झील में होना ये साबित करता है कि कोई भूमिगत सुरंग इस झील को समुद्र से जोड़ती है और वो समुद्री दैत्य इसी सुरंग द्वारा वापस समुद्र में भाग गया है। पर वो इस गुफा में आया ही क्यों? कुछ लेने। इधर देखो, जमीन पर एक चौकोर गीला निशान। यहाँ पर पानी से निकालकर कुछ रखा गया था, शायद कोई बॉक्स। और वो राक्षस यहाँ पर इसी बॉक्स को लेने आया था। पर समुद्री जीव का बॉक्स से क्या मतलब? ये सारी बातें एक ही ओर इशारा करती है पीटर कि राक्षस की आड़ में कोई खतरनाक और गैर कानूनी खेल खेला जा रहा है।
और जो लोग ये खेल खेल रहे हैं उनके लिए किसी की जान लेना बाएं हाथ का खेल है। और फिर अगले दिन सुबह मैंने न केवल उस राक्षस को अपनी आंखों से देखा है सर, बल्कि उससे दो दो हाथ भी किए हैं। तो इन सब से तुम क्या निष्कर्ष निकालते हो? स्मगलिंग सर, तस्करी। उस राक्षस का प्रयोग तस्करी के माल को इधर उधर पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। राजनगर के सारे तट वैसे ही इस तस्करी के लिए काफ़ी बदनाम है। तो समुद्री राक्षस को पकड़ने के लिए आप क्या करने की सोच रहे हैं? फिलहाल कुछ नहीं। मेरे ख्याल से राक्षस को पकड़ना आसान नहीं होगा, और अगर हम उस तस्कर तक ही पहुंच जाएं जो समुद्री राक्षस का उपयोग कर रहा है, तो राक्षस अपने आप ही हमारी गिरफ्त में आ जाएगा। आप उस तस्कर को जानते हैं क्या? नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये सारी तस्करी एक विदेशी जहाज़ द्वारा की जाती है, जो हमारी समुद्री सीमा के ठीक बाहर अंतर्राष्ट्रीय सागर में खड़ा है। हम उस पर बराबर नज़र रखे हुए हैं, परंतु फिर भी ना जाने कैसे हमारे शहर में तस्करी का माल लगातार आ रहा है। आपका शक किस पर है? रतन बांसुरिया पर। पहले वो बांसुरी बेचकर अपना गुजारा किया करता था, लेकिन पिछले 4 सालों में उसने तस्करी से अपार दौलत जमा की है। दुर्भाग्यवश हम कभी उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे नहीं कर सके। शाबाश रामफल, कल सुबह ठीक 8 बजे 1000 रुपये तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हम तो आपके सेवक हैं बॉस। और उसी रात भारत की समुद्री सीमा से बाहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में गुड नाइट मिस्टर बांसुरिया, सॉरी फॉर द ट्रबल, प्लीज़ डोंट माइंड सर। कोई बात नहीं कैप्टन, धंधे में इतनी तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है। चलो सकूर, खामखा मुझे फ़ोन करके बुलाया। हाँ बॉस, सामने कुछ है। तभी समुद्र का अंधेरा सीना रोशनी से चमक उठा। मुखबिर ने सही खबर दी थी सर, ये रत्न बांसुरिया ही है। भागने की कोशिश मत करना बांसुरिया, वरना भून के रख दिए जाओगे। बांसुरिया की मोटर बोट एक झटके से मुड़ी। वो भाग रहा है। उफ, पीछा करो। इसकी मोटर बोट बहुत शक्तिशाली है। हमारी लॉन्चें इसका पीछा नहीं कर पाएंगी, और ना ही हमारी गोलियां। लगता है आज भी वो बचकर भाग निकल जाएगा। और तेज सकूर, और तेज धड़ाक। फिर अस्पताल में। मैं तुमको 11वीं बार बता रहा हूँ प्यारे कि उस जहाज़ के कैप्टन ने मुझको रात के खाने पर बुलाया था। ये गैरकानूनी काम तो नहीं है ना? और समुद्री राक्षस जैसे चीज़ तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी। बस एसीपी साहब, मैं और पूछताछ की इजाज़त नहीं दे सकता। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि मेरी मोटर बोट उलट कैसे गई। रतन बांसुरिया कल से ही यही राग अलाप रहा है। अगर ये घायल ना होता तो, पर यह भी तो हो सकता है सर कि वो सच बोल रहा हो। सवाल ही नहीं उठता ध्रुव, तुम देख लेना। 3 दिनों के अंदर ही रतन बांसुरिया अपने पालतू राक्षस के साथ मेरी हिरासत में होगा। गुड लक सर। एक बार फिर ध्रुव उसी सुनसान और मनहूस तट पर खड़ा था। मेरे ख्याल से रतन बांसुरिया झूठ नहीं बोल रहा है। वो वास्तव में इस बारे में कुछ नहीं जानता। इस समस्या की कुंजी समुद्री राक्षस है, और ये भी पक्का है कि उसका उपयोग तस्करी के माल को इधर उधर पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन वो इस गुफा में माल लाता कहाँ से है? और यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है, सिवाय उस पुराने लाइट हाउस के, जो अब किसी इस्तेमाल में नहीं आता। और ये हमारी समुद्री सीमा के बाहर बना है। लगता है अब मैं धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच रहा हूं। और ध्रुव जब अपनी ज़रूरत की वस्तुएं लेकर वापस लौटा तो शाम का छुटपुटा रात के कालिमा में बदल चुका था। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ चला। यहाँ पर हमारी समुद्री सीमा खत्म हो जाती है। बेहतर यही होगा कि मैं मोटर बोट को यहीं पर छोड़ दूँ और बाकी का रास्ता तैर कर पार करूँ। लगभग 20 मिनट बाद ध्रुव लाइट हाउस पर खड़ा था। पूरी ज़मीन कड़े पत्थरों की बनी हुई है। यहाँ पर पैरों के निशान मिलने का कोई चांस नहीं है। अब जरा इस लाइट हाउस के अंदर से भी छानबीन कर ली जाए। शायद अंदर कोई सूत्र मेरा इंतजार कर रहा हो। ध्रुव ने शीघ्र ही पूरा लाइट हाउस ऊपर से नीचे तक छान मारा।
यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि माल कहीं और से। अरे, ये आवाज़ कैसी है? एक मोटर लॉन्च रात के सन्नाटे को चीरती हुई सुनसान और अंधेरे लाइट हाउस की तरफ आ रही थी। ये यहाँ क्या करने आ रही है? बेहतर यही होगा कि मैं छुप जाऊं। शीघ्र ही मोटर लॉन्च किनारे पर आ लगी। जल्दी माल उतारो सोल्टी, आजकल ये इलाका खतरनाक हो गया है। सही कह रहे हो। सुना है कि कोई खूंखार समुद्री राक्षस इस इलाके में कई बार देखा गया है। मैं तो कहता हूँ कि बक्से को यहीं रखकर भाग चलो। क्या? यानी इन तस्करों का समुद्री राक्षस से कोई संबंध नहीं है? ये केस तो उलझता ही जा रहा है। हो गया रॉबर्ट, चलो, हमारा काम तो खत्म हुआ, और साथ में तुम भी। हैं? कौन है यहाँ? ये तो एक लड़का है यार। उफ, मैं तो डर ही गया था। ढूंढ डालो साले को, वरना ये हमारा भांडा। टॉर्च की भरपूर रोशनी लड़के पर पड़ी और दोनों तस्करों का डर वापस लौट आया। ये तो सुपर कमांडो ध्रुव। सही पहचाना, लेकिन इस वक्त स्मगलरों के लिए पकड़े जाने का अर्थ था कम से कम 10 लाख, कम से कम 10 साल की जेल। इसलिए वे कुछ भी करने की तैयारी में थे। चलाओ गोली सोल्टी। गोली दगी, लेकिन ध्रुव ऐसी परिस्थितियों से ना जाने कितनी बार दो चार हो चुका था। धाएं, वो हवा में उछला और तड़ाक, मेरी टॉर्च। बिना एक भी क्षण खोए ध्रुव का हाथ घूमा। तड़ाक, टॉर्च और पिस्तौल एक कोने में जा गिरी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो। अभी लो, जमीन पर गिरने से तुम्हें चोट लग जाएगी, इसलिए तुम अपने दोस्त का इस्तेमाल करो। आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आता है। बस बस मेरे बाप, अब तो सारे बदन की हड्डियां अस्पताल का रास्ता पूछ रही हैं। अगर तुम अपने होश में हो अगर तुम अपने होश में ही अस्पताल पहुंचना चाहते हो तो जो मैं पूछूं तुम शांति से बताते जाओ। मैं बिना पूछे ही बताता हूँ, वरना तुम फिर मार पीट कर पूछोगे। हम नशीली वस्तुओं की तस्करी करते हैं। हमारा माल सिंगापुर से जहाज़ द्वारा वाटरप्रूफ बॉक्सों में पैक होकर आता है। हमारा जहाज़ भारत की समुद्री सीमा के ठीक बाहर खड़ा रहता है। हमारा काम मोटर लॉन्च से माल यहाँ तक छोड़ जाना है। आगे इस माल का क्या होता है हमको नहीं पता, चाहे जिसकी भी कसम खिला लो। इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने अपराधी सिर्फ सच ही बोलते हैं। परंतु एक बात का मुझे अफसोस है दोस्तों। किस बात का? कि मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। तुम होश में अस्पताल नहीं पहुंच पाओगे। बिजली को भी मात देने वाली गति से ध्रुव के दोनों हाथ उठे। एक एक बार ही दोनों को सपनों को दुनिया में पहुंचाने के लिए काफ़ी था। ये दोनों तो गए। अब मैं अगर इनको पुलिस के हवाले करूंगा तो इसके साथ ही सतर्क हो जाएंगे, और फिर हमको ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये माल हमारे देश के अंदर कैसे पहुंचता है। लेकिन इनको यहाँ पर ऐसे छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। अब आइडिया, इनको छुपाने के लिए इससे बढ़िया जगह तो हो ही नहीं सकती। और 5 मिनट बाद ध्रुव लाइट हाउस के टावर पर बैठा था। अब देखूं कि इस माल को लेने कौन आता है। ध्रुव को ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। शीघ्र ही एक विशालकाय आकृति समुद्र से निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही थी। ये तो वही समुद्री राक्षस है, यानी मैं सही लाइन पर सोच रहा हूँ। दैत्य थोड़ी देर तक बक्सों के पास रुका। ना जाने क्यों आज उसे कुछ शक हो रहा था, लेकिन आखिरकार उसने वाटरप्रूफ बक्सों को खिलौने की तरह बगल में दबा लिया और वापस समुद्र में घुसने लगा। 1 मिनट बाद एक और आकृति पानी में कूदी। ये राक्षस ही मुझको उस दूसरे राक्षस तक पहुंचाएगा जो नशीले पदार्थों के जरिए हमारे युवाओं के दिमागों को खोखला कर रहा है। शीघ्र ही वो रहा राक्षस, लेकिन ये तो 2 बक्सों के भार के बावजूद काफ़ी तेजी से तैर रहा है। मैं तैर कर इसका पीछा नहीं कर पाऊंगा। अगले ही पल ध्रुव ने एक पिस्तौल नुमा हथियार अपने भागते शिकार पर ताना। इससे निकलने वाला माइक्रो ट्रांसमीटर राक्षस के शरीर से चिपक कर मुझे सिग्नल भेजता रहेगा और मुझे बिना इसका पीछा किए पता। लेकिन इससे पहले कि माइक्रो ट्रांसमीटर राक्षस तक पहुंच पाता, एक बड़ी मछली राक्षस के आगे आ गई और
ट्रांसमीटर मछली पर चिपक गया। इसको कहते हैं खराब किस्मत। लेकिन मैं भी तो गधा हूँ। अगर मैं ये ट्रांसमीटर पहले ही बक्सों पर चिपका देता तो ये नौबत ही क्यों आती। लेकिन मुझे भी क्या पता था कि वो राक्षस स्पीड बोट से भी तेज़ दौड़ता है। लेकिन मुझे भी क्या पता था कि वो राक्षस स्पीड बोट से भी तेज़ तैरता है। अब तो वो नज़रों से भी ओझल हो चुका है। लेकिन वो भाग कर जाएगा कहाँ मेरे चंगुल से। माल रखने तो वो उस गुफा में ही जाएगा। मैं उसका पीछा वहाँ से दोबारा कर सकता हूँ। और यहीं पर ध्रुव गच्चा खा गया, क्योंकि गुफा में कुछ नहीं है। उस राक्षस को माल लेकर यहाँ पर कम से कम 10 मिनट पहले पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आया तो आखिर गया कहाँ। और फिर मैं घूम फिर कर वापस वहीं आ गया। अब अगर 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने अपराधियों को ना पकड़ दिया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया? 1 घंटा तो ये समझाने में ही निकल जाएगा पुलिस हेडक्वार्टर से कोई खबर आई है क्या। हाँ, रतन बासुरिया ने बयान दिया है कि सिंगापुर प्राइड के कैप्टन ने उसे फ़ोन द्वारा सौदा करने के लिए बुलाया था। लेकिन सौदा पटा नहीं और वापस आते समय उसे पुलिस और तट रक्षकों ने पकड़ दिया। लेकिन समुद्री राक्षस के बारे में कुछ भी जानने से उसने साफ इनकार कर दिया है। उफ, ये सब तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ। इनमें कोई बात भी ऐसी नहीं है जो अपराधी तक पहुँचने में मेरी मदद कर सके। ऐसे हिम्मत मत हारो ध्रुव। तुम इस केस के बारे में एकदम शुरू से सोचो। कहीं ना कहीं ऐसा कोई सूत्र जरूर होगा जिसे तुम नज़रअंदाज कर गए हो। शायद तुम ठीक कह रही हो। देखो, सबसे पहले मैं दोनों लाशों को देखने उस तट पर गया। उस वक्त एसीपी साहब ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं और सबूत ढूंढने उस शाम मछुआरों की बस्ती में गया। उनसे बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि मशहूर समुद्र शास्त्री प्रोफेसर पाटिल का बंगला वहीं पास में है। मैं प्रोफेसर पाटिल से मिलने उनके बंगले पर जा पहुंचा। थोड़ी मुश्किल के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। वे अपने इंडोर स्विमिंग पूल के बगल में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने ऐसे जीव का अस्तित्व होना असंभव बताया। फिर मैं तुम्हारे और पीटर के साथ उसी सुनसान तट पर पहुंचा। वहां पर मैं वो मारा। रेनू, यू आर ए जीनियस। मैंने क्या किया? तुमने मुझे वो रास्ता दिखाया जिसने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया है। पर हम जा कहाँ रहे हैं? ऐसे आदमी के पास जो हमें असली अपराधी के दर्शन कराएगा। बाकी बातें मैं तुमको रास्ते में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। और शीघ्र ही। ये हम कहाँ आ गए हैं ध्रुव? प्रोफेसर पाटिल के बंगले पर। देखो, सामने ग्लास पार्टीशन के पार प्रोफेसर पाटिल स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए हैं। तुम यहीं मेरा इंतजार करो और ज़रूरत होने पर ही अंदर आना, वरना नहीं। बाकी सारी स्कीम तो ठीक से समझ ली है ना? तुम फिक्र मत करो ध्रुव, मैं तुम्हारा खेल नहीं बिगाड़ूंगी। अंदर। अरे ध्रुव, आओ आओ, नाश्ता करो। मैं नाश्ता ही करने जा रहा था। सुबह सुबह क्या काम आ पड़ा मुझ गरीब से? मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ प्रोफेसर। मांगने? अरे हुक्म करो। तुम जैसे देशभक्त पर तो मैं अपनी जान भी निछावर कर सकता हूँ। जान फिर कभी ले लूँगा। फिलहाल तो मुझे ये दोनों वाटरप्रूफ बक्से चाहिए। बक्से? हाँ, तुम्हारी टेबल के किनारे पर पानी ने मुझको खुद ही बता दिया कि ये दोनों बक्से इस वक्त कहाँ पर हैं। यानी तुम ना जाने कैसे मेरा राज जान गए हो। तो बच्चे, तुम ये भी जानना चाहते होगे कि वो समुद्री राक्षस इस वक्त कहाँ पर है? लो देखो, प्रोफेसर पाटिल ने चुटकी बजाई। स्विमिंग पूल के तल में बने मेन होल का ढक्कन एक तरफ सरक गया और उसमें से एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। इससे पहले कि ध्रुव अपनी पलके तक झपका पाता, धाड़ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था। गॉड! भड़ाक! दैत्य ने ध्रुव को संभलने का मौका तक नहीं दिया। ध्रुव मुसीबत में फंस गया है। मुझे उसकी मदद नहीं, वो मुझे रुके रहने का इशारा कर रहा है। मैं तुमको ख़त्म करना नहीं चाहता था दोस्त। अगर तुम मेरा साथ दो तो जान भी बचा लोगे और माल भी कमा लोगे, वरना मेरा पालतू जानवर तुम्हारे इतने टुकड़े कर देगा कि गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। ना मानने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है।
और दोस्ती के नाते एक बात तो बताओ पाटिल कि तुम ये अजूबा तुम लाए कहाँ से हो? जापान से। माउंट याको माउंट यानो हाका नामक ज्वालामुखी के पास के समुद्र से। उस वक्त मैं ज्वालामुखी के आसपास के समुद्री क्षेत्र में समुद्री जीवन पर छानबीन कर रहा था। इससे मेरी वहीं पर मुलाकात हुई। ज्वालामुखी की रहस्यमयी गैसों के कारण इस विशालकाय भयानक और बुद्धिमान जीव का जन्म हुआ। इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। जब मुझको ये पता चला कि ये पानी से बाहर भी जिंदा रह सकता है तो उस रात मेरी बोट का कैप्टन मेरे पास आया। उसने मेरे सामने इस जीव के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी की पेशकश की। मुझे भला क्या इतराज होता, मैं तुरंत मान गया। उसी कैप्टन के जहाज़ द्वारा मैं इसको भारत ले आया। वो कैप्टन माल को भारत की समुद्री सीमा के बाहर बने लाइट हाउस में रखवा देता था और वहाँ से मेरा पालतू जीव माल को मेरे पास ले आता था। वाह पाटिल, और तुमने इसको पालतू कैसे बनाया? ये पता लगा कर कि ये क्या खाता है। ये एक ऐसी दुर्लभ समुद्री सिवार का रस पीता है जो सिर्फ माउंट यानो हाका के आसपास के समुद्र में ही पाई जाती है। लेकिन मैंने इसको रसायनों की मदद से प्रयोगशाला में ही तैयार कर लिया है। देखो, समुद्री राक्षस का सारा ध्यान अब अपने भोजन पर केंद्रित हो गया था। ध्रुव के बदन पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और ध्रुव ने इसका पूरा फायदा उठाया और तड़ाक घाटा भी, क्योंकि राक्षस के शरीर से टकराकर जार प्रोफेसर के हाथ से फिसल गया। शीशे का जार जमीन से टकराकर चूर चूर हो गया। समुद्री राक्षस के क्रोध में मानो घी पड़ गया हो। छनाक, भागो प्रोफेसर, इसके लिए तुरंत दूसरे जार का इंतजाम करो। लेकिन ये आखिरी जार था। चटाक। हालांकि ये बचने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पुलिस के हाथों जिंदा सौंपना ज़रूरी है। मामला गड़बड़ है, लेकिन ध्रुव ने मुझे अंदर आने का इशारा नहीं किया। लेकिन लगता है कि पुलिस पार्टी को सिग्नल भेजने का समय आ गया है। तुम इसको रोक नहीं पाओगे ध्रुव? नहीं प्रोफेसर, ये जितनी देर पानी से बाहर रहता है इसकी ताकत उतनी ही कम हो जाती है। अगर मैं इसको स्विमिंग पूल में वापस कूदने से रोक सकूं तो मैं इस पर काबू पा लूँगा। लेकिन इस बार समुद्री दानों को पानी से बाहर निकले हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। और भूख ने उसके क्रोध को और भी ज़्यादा भड़का दिया था। अब पिस्तौल का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, वरना मैं या प्रोफेसर कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन समुद्री राक्षस की फुर्ती और लंबी पहुंच के आगे ध्रुव की एक ना चली। उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो गई। अब मैं इसको स्विमिंग पूल में कूदने से नहीं रोक सकता। समुद्री राक्षस पानी की ओर बढ़ा, परंतु अब रेणु का धैर्य समाप्त हो चुका था। वो शीशा टूटने की कर्णकटु आवाज़ सुनकर पलटा। छनाक, मेरा पहला काम इसको स्विमिंग पूल में कूदने से रोकना है। और अगले ही पल रेणु ने मोटरसाइकिल को गिरा दिया। धड़ाम, टंकी से पेट्रोल तेजी से बहकर बाहर आने लगा। आग का एक छोटा सा अंगारा भी अब बहुत था। शाबाश रेणु, ये आग के पार कूदने की कोशिश नहीं करेगा। सभी जानवर आग से डरते हैं। अब मैं इस पर काबू पा सकता हूँ। ध्रुव अपनी सारी शक्ति समेटकर दैत्य पर टूट पड़ा। धाड़, ध्रुव के शक्तिशाली वारों और आग के बीच घिरे राक्षस के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। थकान से उसके पैर लड़खड़ाए और वो आग में जा गिरा। ओह, ये क्या हुआ? इस दुर्लभ जीव को बचाना बहुत ज़रूरी है। ध्रुव अपनी जान पर खेलकर आग में घुस गया और एक सधे हुए वार से समुद्री राक्षस स्विमिंग पूल में लुढ़क गया। तड़ाक, हिस, भाप के बादल चारों तरफ छा गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। समुद्री राक्षस मर चुका था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है पाटिल। तुम्हारी नीच कामों में साथ देने के कारण ही इस दुर्लभ जीव को जान गंवानी पड़ी। ये सब क्या हो रहा है ध्रुव? आइए सर, इनसे मिलिए। ये हैं प्रोफेसर पीपी पाटिल, आपके असली मेहमान। ये झूठ बोल रहा है एसीपी साहब। मेरा इन बक्सों में भरी ब्राउन शुगर से कोई वास्ता नहीं है। ये लड़का मुझको फंसाने के लिए खुद ही इन बक्सों को लेकर यहाँ आया था। शांत प्रोफेसर, शांत। ये तुमसे किसने कहा पाटिल इन बक्सों में ब्राउन शुगर है? तो इसमें क्या है? इनमें है तुम्हारे काले कारनामों के दो गवाह, रॉबर्ट और साल्टी।
ब्राउन शुगर तो वही पुराने लाइट हाउस में रखी है। अब समझे रेनू कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का समय क्यों था। घंटे भर में बक्से में बंद रॉबर्ट और सोल्टी होश में जरूर आ जाते, फिर ये पाटिल को सब कुछ बता देते और हमारे पहुंचने से पहले ये लोग सारे सबूत को ठिकाने लगा देते। प्रोफेसर पाटिल ने भी समझ लिया था कि अब निर्दोष होने का ढोंग करना बेकार है। ये बंगला और स्विमिंग पूल मैंने खास तौर से तस्करी के लिए बनवाया था। मुझे पता था कि उस सुनसान तट से 2 भूमिगत सुरंगों के जरिए समुद्र के पानी की 2 झीलें अलग अलग स्थानों पर बनी हुई है। एक झील उस गुफा के अंदर थी जिसे मैंने दैत्य के रहने के लिए जगह के इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल किया, और दूसरी झील को मैंने इस स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया। मेरा पालतू समुद्री राक्षस लाइट हाउस से माल लेकर इसी भूमिगत सुरंग से अपनी गुफा में पहुंच जाता था और कभी सीधा यहाँ पर माल ले आता था। रतन बासुरिया को भी मैंने ही फंसाया था। जब मुझे मालूम हुआ कि पुलिस का शक उस पर है तो मैंने कैप्टन द्वारा उसे जहाज पर बुलवाया और साथ ही ये खबर आप तक भी पहुंचा दी। मैंने अपने पालतू राक्षस को भी वहां भेजा ताकि बासुरिया किसी भी कीमत पर भाग ना सके। उसकी बोट मेरे राक्षस ने ही पलटी थी। स्कीम तो अच्छी थी प्रोफेसर। अब तुम हमको ये बताओ कि तुम्हारे गैंग के बाकी सदस्य कहाँ हैं। गैंग? हाँ, अपने पालतू दैत्य के होते हुए मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं थी। मैं अकेला ही काम करता था। बाद में तुमने एक बात मुझको अब तक नहीं बताई ध्रुव, कि मैंने तुमको मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कैसे दिखाया। जब तुमने मुझसे एक एक बात याद करने को कहा तब मुझे ध्यान आया कि मैंने प्रोफेसर पाटिल के स्विमिंग पूल में एक समुद्री सिवार का टुकड़ा देखा था जो सिर्फ समुद्र के जरिए ही उसमें आ सकता था। मतलब साफ था कि एक और भूमिगत सुरंग प्रोफेसर पाटिल के स्विमिंग पूल को समुद्र से जोड़ती है। अब ये समझना आसान था कि अगर राक्षस बक्से लेकर पहली सुरंग से गुफा में नहीं गया तो अवश्य ही दूसरी सुरंग में गया होगा, और वो दूसरी सुरंग प्रोफेसर पाटिल के स्विमिंग पूल में खुलती थी। यू आर ए जीनियस कैप्टन। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।